नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार हर एक अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार। जी हां, यहां 48 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे। 9 बजे के बाद से ये उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस गठबंधन 36 और अन्य 6 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 48 सीट पर आगे चल रहा है। बीजेपी 28, पीडीपी 4 और अन्य 10 सीटों पर आगे। लगातार हम दोनों ही राज्यों के अपडेट आपको दे रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी ट्रैली में ये पूरी जानकारी देख सकते हैं, जहां पर आपको हरियाणा में बीजेपी 47, कांग्रेस 36, जीडीपी 0, INLD 1 और आप शूट दिखा रही है। यहां पर अदर में 6 जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी 28, साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो 5, एनसी 43 और पीडीपी 4, अदर में 10। लगातार जिस तरह से समय गुजर रहा है, धीरे धीरे नतीजे थोड़ा रुझान जो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। जो अंतर आप देख रहे हैं, 9 बजे में लगभग दोनों ही पार्टियां हरियाणा में बराबर चल रही थी रुझानों में, लेकिन अब एक अच्छा खासा अंतर हो गया है। बीजेपी जहां एक तरफ हरियाणा में खुशी का माहौल या फिर बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के चेहरे थोड़े सा मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ 9 बजे के बाद से हुआ है। लगता है कि जो मुद्दे जो अभी तक तमाम जो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो पत्रकार हों, लगातार कांग्रेस के एक तरफा जीत बता रहे थे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो सब, चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो पत्रकारों की बात हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर असत्य दिखाई दे रही है। लेकिन जो रुझान है, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो जाहिर है कि हरियाणा बीजेपी के हाथ चला जाएगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में ज़रूर थोड़ा यहाँ अलग दिख रहा है माहौल। बीजेपी 28, कांग्रेस 5, एनसी 43। नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अचीव करेगी। बीजेपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे, वही आंकड़े मन में लेके विधानसभा चुनाव में बैठी थी कि कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में वो नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं। और के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं रायपुर से हमारे साथ। के.एस. चौहान जी, जिस तरह से देखें अभी 9-9:30 बजे के बाद हरियाणा में जिस तरह से जो रुझान आए हैं, उसमें एकदम से जंप मारा है। कांग्रेस 35 पर 49 पर पहुंच गई बीजेपी, और कहा यह जा रहा है कि सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही बीजेपी। इस एकदम से जंप को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शुरू में मतलब डायरेक्ट पेपर जो आ रहे थे और उसके बाद नहीं आ रहे थे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब ऐसा है। और जैसे जैसे मतलब काउंटिंग आगे बढ़ेगी, उसी के हिसाब से मतलब और अच्छा भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसीलिए है, मतलब एक सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करती, तो पिछले 10 सालों से काम कर रही है वहां पे। और हरियाणा की जनता जो है वो उन्होंने जो अपना आशीर्वाद दिया है, ये मैं हरियाणा की जनता को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी रोहतक और सोनीपत ये बोला जाता है कि कांग्रेस का गढ़, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हरियाणा की जनता ने कितना ज्यादा मतलब आशीर्वाद दिया है, प्रतिकार दिया है और काम को सराहा है। एंटी इनकम्पेंसी जो जहाँ बोली जाएगी, वहां पर प्रो इनकम्पेंसी थी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वहीं जहाँ पर दूसरी जगह देखी जाए तो वहां पर खट्टर और शैलजा जी की बहुत ज्यादा लड़ाई चली थी। तो शैलजा जी को एकदम से फैंस किनारे कर दिया था, और खट्टर जी को जो सब किया जा रहा था। तो ये सभी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आगे दिखाई देती हैं, और इसी का परिणाम है। और इसका परिणाम नहीं है, मैं तो मैं बोलूंगा
वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरा है उनका, और हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। और सबसे मेन बात यह है, जो हमने काम किया इसके कारण ये कभी सीधे है, समझ आती। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बनी हुई हैं कि यश साइनी मैडम। मैडम देखे जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता के चौहान जी कह रहे हैं कि काम किया है, जिस वजह से ये पूरा मिला है, जो अभी फिलहाल जो रुझान निकल में आ रहे हैं सामने, इसमें बीजेपी आगे चल रही है। कितना आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई काम हुआ है ज़मीनी स्तर पर हरियाणा के अंदर? लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स आए उसमें सब यही दिखा रहे थे कि कई सारे मुद्दे हैं वहाँ पर जो जनता को खटक रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, रुझान जो आ रहे हैं वो सभी इन्हें कहीं ना कहीं नकारते तो हैं, ये तो सत्य दिख रहा है। आपको दर्शकों को भी नमस्ते। ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो रुझान आ रहे हैं वो जो परसेप्शन था उससे बिल्कुल अलग आ रहा है। और आपने देखा एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को ही बहुमत मिल रहा था, और आज 9 बजे तक जो रिजल्ट आ रहा था उसमें भी कांग्रेस 31 सीट से आगे चल रहे थे। और अब जो रिजल्ट आ रहा है ये काफ़ी, और अगर ये रिजल्ट ही रहा एंड तक, तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक विक्ट्री रहेगा। क्योंकि तीसरे बार हरियाणा जैसे प्रदेश में, हरियाणा में कभी भी रिपीट नहीं होती है पार्टी, वहाँ का एक ट्रेंड है कि वो बदलते रहते हैं। वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करते हुए तीसरे बार इस बहुमत से, पहली बार बीजेपी को इतना सीट मिल रहा है। इससे पहले इलेक्शन में भी जो सीट था उससे ज़्यादा मिल रहा है अभी। तो ये शो करता है कि किस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर का जो इनफाइटिंग है शैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो झगड़ा था, तो दलित वोट भी मेरे ख्याल से वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, और जिसके वजह से वो फायदा बीजेपी को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए लगातार ये कहा जा रहा था कि आप पार्टी हुई या अदर पार्टी हुई वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगी। कोई कह रहा है कि आप कांग्रेस का वोट काटे, कोई कह रहा है बीजेपी का वोट काटेगा। अभी जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर अदर में जो दल हैं, या फिर हम ये से आपको कहें, ये एक्चुअली नुकसान किससे पहुंचा? ये खुद तो शून्य पे है अभी फिलहाल। देखिए, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट काटा है। आपने जो भी 1000-2000, हालांकि जिस तरह से शुरुआत में जो सर्वे आ रहे थे उसमें आप पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। हालांकि आप पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि वो चूंकि केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्हीं के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो जेल से छूट के आए। तो मुझे नहीं लगता है जो जिस तरह से केजरीवाल को वहाँ प्रेजेंट किया गया, वो जेल से छूट के आए, उनका बेस ही इस बात पे था कि सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी। लोकपाल विधेयक लाने की बात कही थी, तो जब उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया, और वो जो भी वोट काटे होंगे वो आप पार्टी के काटे होंगे। यहाँ सबसे बड़ा एक फैक्टर दीपक ये है कि राम रहीम जो सच्चा डेरा सौदा है, उनका प्रभाव कम से कम 17 से 18 सीटों पे, खासकर दलित मतदाताओं पे, जैसे अभी साइनी जी ने कहा कि दलित मतदाता भी बीजेपी की तरफ रुझान हुआ है उनका। तो उनका प्रभाव जो लास्ट मोमेंट में आए, फिर उन्होंने समागम किया अपने आश्रम में। समागम करने के बाद वो एक मैसेज अगर उन्होंने छोड़ा होगा तो निश्चित तौर पे 16 से 17 सीटों पे 2000, 3000, 4000 के लगभग मतदाताओं को उन्होंने इधर से उधर करने में कामयाब रहे, और वो बीजेपी के पक्ष में गया। यही वजह है कि जहां एग्जिट पोल हो, चुनाव पूर्व सर्वे हो, उसमें जहां कांग्रेस की सरकार बन रही थी वहां अब कांग्रेस पीछे जाती दिख रही है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे खिलाड़ियों की बात हो रही थी, आपने भी जिक्र किया था, यहाँ पे विनेश फोगाट जी का चुनाव लड़ना ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है रुझान के बाद वो पीछे चल रही है लगातार, वो आगे हो गई। अच्छा, अभी वर्तमान में आगे होगी, लेकिन क्या उन्हें लड़ाना ठीक था? क्योंकि वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस तरह से रिप्रेजेंट किया कि अगर चूंकि वो कांग्रेस में पहुंच गई तो ये सब सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा था। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन था वो पर्टिकुलर एक ग्रुप का प्रदर्शन था हमेशा, और उसको कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी। इन स्थितियों में कांग्रेस ने अगर सपोर्ट किया है तो कांग्रेस यही कह रही है कि पहलवानों के साथ, हमारे जो मेडलिस्ट हैं उनके साथ अन्याय कर रही है वर्तमान सरकार। तो वो उनका एक मैसेज देना था। विनेश फोगाट को उन्होंने टिकट दिया तो ये मैसेज दिया कि हम पहलवानों के साथ हैं, लेकिन वो मैसेज उनको सफल होता दिख नहीं रहा कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से।
अनिल जी, जिस तरह से हरियाणा में अभी 9-9:30 बजे के बाद एक बड़ा अंतर देखने को मिला रुझानों में। मुझे पता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं जो भी पार्टी हार रही होती है वो यही कहते हैं ये तो रुझान ही है। मैं भी मानता हूं ये रुझान ही है, लेकिन ये रुझान कभी अक्सर देखने को मिलता है, फिर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि रुझान है। देखिए, रुझान तो निश्चित रूप से जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, ये सारे लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनमत जो भी आएगा उसका सम्मान है, हम जनमत का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस टैक्ट से चुनाव लड़ती है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता केशव चौहान साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे हम 10 साल तैयारी करते हैं। ईडीआईटी सीबीआई को नहीं बताया, वो ब्रैकेट में था। ईडीआईटी सीबीआई और 2-3 धनिकों को धन लगा के लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करना है, पार्टियों के सिंबल कैसे छीनना है, ब्लैकमेलिंग कैसे करनी है, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह करती। खाते सीज कर दो, तो ये जो तानाशाही है, जनता धीरे से जागी। और अभी जो जनता ने जिस तरह भी मतदान किया है, तो किसी भी प्रकार का रिजल्ट है उसके लिए तैयार है पूरी तरह। और कांग्रेस आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में किसी तरह की बात हुई थी, सारे आप जैसे सभी विद्वान मीडिया उन्होंने सभी ने सरकार की थी। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छत्तीसगढ़ में हरियाणा में अभी ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अप्रत्याशित रिजल्ट है। अगर अभी तक जो आ रहे हैं अब देखना होगा कि क्या होता है। और महत्वपूर्ण बात यह कांग्रेस सबसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही चुनाव लड़ी। हम इनकी तरह जो दंड भेद और शाम अपनाते हैं, ये उन मूल्यों को चाहिए। किसी भी प्रकार का जनमत आएगा तो हम अंग्रेजों से इतने साथ लड़े, संघर्ष किए और देश को आजाद कराए, तो इनसे भी हम लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई जारी। ठीक है, केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी, केएस चौहान जी, जिस तरह से अभी 1-2 खबर ब्रेकिंग में आई है, मैं जिस तरह से पढ़ रहा था कि 1-2 जगह कांग्रेस ने वोटिंग काउंटिंग रुकवा दी है। उसका कारण ये बताया, कांग्रेस वहां पर आरोप लगा रही है कि जो ईवीएम की बैटरी 100% है वहां पर बीजेपी जीत रही है, उससे कम है वहां पर कांग्रेस जीत रही है। हालांकि वहां पर अभी फिलहाल हो सकता है कि चालू हो गई हो, लेकिन फिलहाल के लिए वहां पर काउंटिंग उन्होंने रुकवा दी। ये मतलब अभी कुछ ऐसी इसी से जुड़े हुए कुछ शब्द अनिल जी के भी थे। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात यह है कि अनिल जी अभी बोल रहे थे कि अप्रत्याशित परिणाम आ रहे हैं हरियाणा में। तो क्या जम्मू कश्मीर में जो परिणाम आ रहे हैं वो आपके प्रत्याशित हैं कि अप्रत्याशित हैं, उसको भी आप क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि आज से लगभग 8-9 महीने पहले यही अनिल सिंह चौहान जी आपके ही चैनल में बैठ के ये बोला करते थे कि पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। लेकिन वहां पर भी जनता ने नकारा कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। सबसे मेन बात यह है दीपक जी कि जो जनता होती है, कहीं की भी जनता हो, सबसे पहली बात तो यह है कि वो जागरूक हो चुकी है। वो अपना भला बुरा जो है वो बहुत अच्छे से जानती है। सही। कौन तानाशाह है और कौन तानाशाह था और कौन तानाशाह रहेगा, ये सभी चीजें जनता जो है वो बहुत भली भांति जानती है। दूसरी बात ये कि जनता किसी पार्टी की नहीं होती दीपक जी, किसी पार्टी की नहीं होती है। वो अपने लिए, हमारे लिए उस समय क्या उचित है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए क्या उचित है, उसको जाके वोट दे क्या। तो लेकिन इसका मतलब ये आप बोलेंगे कि मतलब हमने काम नहीं किया है और उसके बाद भी जनता वोट देगी, क्यों? बिल्कुल। जनता कोई भारतीय जनता पार्टी है, कोई अन्य पार्टियों की नहीं है, कभी नहीं होती। वो खुद के लिए होती है, जो उसके लिए उचित होता है। उन्होंने देखा है और उन्होंने कुशासन देखा है कांग्रेस का भी कि उस समय और आज की डेट में क्या फर्क है, तो वही देखते हुए आगे चल रही है और उसका ये परिणाम आया है। और जो 10-15 मिनट पहले का जो परिणाम था, वो बैलेट पेपर का जो परिणाम था या दूसरी जगह परिणाम था, आज आप देखेंगे तो पिछले पौन घंटे से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। आप ये देख लीजिए। बिल्कुल। मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूं, मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूं। तो पिछले पौन घंटे में आप ये देखेंगे 2-3% का, 4% का ही फर्क आ रहा है, जबकि कांग्रेस जो है लगभग 4% अपना वोट ऑफ परसेंटेज अभी से गिरा चुकी है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने वोट ऑफ परसेंटेज अपना बढ़ा दिया। जी केएस साइन मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी?
बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि जो काम करते हैं पब्लिक उसी की वजह से वोट करती है। बीजेपी क्लेम कर रही थी कि कश्मीर में उनने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया है, तो अगर बीजेपी वहाँ पे नहीं जीती तो क्या बीजेपी मान रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बीजेपी प्रेजेंट कर रही थी? देखिए मोहतरमा, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमारे दर्शकों को पता भी चलना चाहिए। आप ये देखेंगे कि बीजेपी को जितनी वोट मिली है, अभी जितनी वोट मिल रही है, जो अभी चल रहा है, लगभग 12% वोट ज्यादा मिले। और आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पार्टी के ऊपर डिपेंड रखता है, पार्टी के ऊपर। मैं निश्चित तौर से पहले जितना वर्क हुआ था पिछले 60 सालों में जम्मू कश्मीर में, और अभी जो वर्क हुआ है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा किया है। लगभग भारतीय जनता पार्टी का ही आप अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 12% आप आया है, तो वो क्या बोलेंगे। और सबसे मेन बात ये भी होती है कि वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती है, लोकल जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी एक विचारधारा होती है। मैंने फिर दोहराऊंगा कि जो लोग होते हैं, जो जिले के हों और जो राज्य के हों, उनके लिए क्या उचित है उस समय, वो उसको वोट दे के आते हैं। लेकिन 12% वोट भी बढ़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नकारा जाता, उनके काम को नकारा जाता, तो वोट ऑफ परसेंटेज भी देता। मैं यहाँ पर सिर्फ सीटों में तुलना नहीं कर रहा हूं, आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी वोट गई है, ये भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये मैं मानता हूं कि कुछ और लगभग 10 से 11 सीटें ऐसी हैं दीपक जी, जिसमें वेरिएशन जो है वो बहुत कम का अंतर है, बहुत कम का। हो सकता है कि ये आगे चल के हम कुछ बदल पाए। जी बिल्कुल सही है। बीजेपी में जो नेता जीत रहे हैं उनमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं, उनमें भी 1000-2000 का भी ज्यादा अंतर नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। एसपी त्रिपाठी सर जो कि हमारे चैनल हेड है, उनका भी सवाल आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो अभी ट्रेंड सामने आ रहा है, जो मेरे पास है, उसके अनुसार जो आपने वहां प्रयोग किया था, मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, वो लगभग सारे 90% मुस्लिम कैंडिडेट जो आपने खड़े किए थे वो पीछे चल रहे हैं। जबकि इसके उलट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हिंदू कैंडिडेट जम्मू और आसपास के क्षेत्र में खड़े किए थे वो आगे चल रहे हैं। इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, वहां के जो कैंडिडेट, वहां के जो जनप्रतिनिधि होता है, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कम्युनिटी को देख के वो टिकट नहीं देगी, वो विजिबिलिटी को देख के ही टिकट देगी कि उस जगह के लिए पहले उसकी हिस्ट्री क्या रह गई है। सिर्फ कम्युनिटी को देख के कि यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधि को उतारना है, यहाँ पर हिंदू प्रतिनिधि को उतारना नहीं। वहां की विजिबिलिटी क्या बोलती है, वहां का जो जनप्रतिनिधि वो क्या बोलता है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटी। और यहाँ जैसे हरियाणा में हुआ, इन लोग की जो बंदरबाट हुआ है, और खट्टर और शैलजा में बहुत ज्यादा घमासान हुआ है, वो कहीं भी आपको दोनों स्टेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम जनता का जो भी आशीर्वाद दे रही है, जनता जिन भी प्रतिनिधियों को आशीर्वाद दे रही है, उनका हम सम्मान करते हैं। देखिए चौहान साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सिनेरियो को देखते हुए, क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए प्रत्याशी देते हैं। आप खुद बता दीजिए, 540 में कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे लोकसभा में आपने? क्या बोले? सॉरी, मैं आपको खुद बता दीजिए। वहां जम्मू कश्मीर में घाटी में आपको जरूरत थी, इसलिए 8 से 9 कैंडिडेट आपने मुस्लिम दिए, जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर के जो खांटी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो नाराज भी हुए थे। आप कह रहे हैं कि सिनेरियो, क्षेत्र को देखते हुए, विकास को देखते हुए हम कैंडिडेट तय करते हैं। 540 लोकसभा सीट में से कितने आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिए? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो वोट डलते हैं वो जनप्रतिनिधि के कास्ट को देख के डलते हैं, कि वहां के काम को भी देख के डलते हैं, कि वहां और जनता से प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि से जनता नहीं होती है? हमारे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैंने 540 में से पूछा था आपसे। नहीं, 540, मैं वही तो बोल रहा हूं ना आपको, कि आप ये देखिए कि विजिबिलिटी किसकी है उस समय।
विजिबिलिटी के हिसाब से ही हम वहां पर देंगे। अब आप बोलेंगे अब मुस्लिम वोटर्स भी है वहां पर, और वहां पर जनप्रतिनिधि उतारे गए। अब आप बोलेंगे 540 पे कितनी मुस्लिम वोटर्स को दिया, तो बात वो होती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये देख के वोट देगी कि विजिबिलिटी है या नहीं है, उसके हिसाब से ही वोट देगी। 4-5 प्रकार के सर्वे होते हैं, उसके हिसाब से ही उनको हिसाब से ही टिकट मिलेगी, उसके हिसाब से सभी चीजें, जनता के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से ही टिकट मिली है। साहनी जी ने आपसे कहा धारा 370 यानी वो तो अलग कर दीजिए, 35 का जो कंडिकाएं आपने हटाई थी, ये माना जा रहा था डेवलपमेंट आपने कहा था नीचे तक होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ा बिल्कुल भी, ये तो आप मानते हैं। पिछली बार 25 सीटें आई थी, इस बार लगभग 27 में आप आगे चल रहे हैं। उसका प्रभाव मतलब आप जनता तक संदेश देने में सफल नहीं हुए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 25। क्या उससे कम मिली है? 25 मिली थी। परसेंटेज जो आया है भारतीय जनता पार्टी का वो उससे डाउन है, लगभग 12% ऊपर है। अभी जितनी गिनतियां हो गई हैं, लगभग आधे घंटे पहले की जो बात है, वो लगभग 12% ऊपर है। 12%। चलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं एक और, आपने पिछली बार 87, अब तो 90 हो गई, 87 सीटों में कितनी जगह लड़ाया था आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इस बार कितने लड़ाए? जब आप काम करेंगे और उसके हिसाब से ही तो करेंगे, जब आप काम करेंगे उसके हिसाब से तो वोट देगी जनता। भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें मिली है कि नहीं मिली है? भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज आया है कि नहीं आया है? अरे जब कैंडिडेट आप ज्यादा खड़ा करेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज अपने आप बढ़ेगा। अरे आप उस जगह भी देखिए जहां पर कैंडिडेट वहां पर नहीं खड़े थे, जहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर कितना परसेंटेज आया वो भी तो देखेंगे। आप बोलेंगे अभी कांग्रेस जो है, कांग्रेस पहले सभी सीटों में उतारती थी, अभी वो बहुत कम सीटों में उतार रही है। तो परसेंटेज जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा कि आप सीटें कितनी खड़ी की है उससे डिवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो 2 सीटों में खड़ी करते हैं और वोट ऑफ परसेंटेज आएगा तो हाँ आप आएगा, नहीं तो डाउन आएगा। वोट ऑफ परसेंटेज ये किस गणित के तहत? टोटल जम्मू कश्मीर के मतदाता कितने हैं, उसमें से वोट परसेंटेज कितने वोट मिले, उससे वोट परसेंटेज नापा जाता है साहब। नहीं अरे साहब, वो क्या बोलते हैं, सीटों से नहीं आप हो गए, सीटों में सीटों आपने कहा हम 2 सीटों पे खड़े हैं, मात्र 3 सीटों पे, हाँ। और 90 सीटें हैं, 3 सीटों पे जो वोट ऑफ परसेंटेज आपको मिला उसको गिनोगे क्या आप? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वोट ऑफ परसेंटेज आप उतनी है। ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी हो गई। नहीं भले ही हम दो सीटों में हैं, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज तो उसके हिसाब से आएगा ना। माने कुल मतदाताओं से आप वोट परसेंटेज नहीं काउंट करेंगे? अरे सर आप ये देखिए, पहले आप ये बताइए कि आप जितनी सीटों में खड़े हैं उसमें आपको जितना प्रतिशत मिल रहा है, पहले से 12% ज्यादा मिल रहा है, अभी हो सकता है और भी ज्यादा हो गया हो, उसको क्या बोलेंगे आप? चौहान साहब बड़ा सीधा सा सवाल है, 90 सीटें आपके छत्तीसगढ़ में हैं, आपके अमित जोगी जी 5 सीटों पे जहां उनकी अच्छी स्थिति चुनाव लड़ा देते हैं और उसमें उनको 47-46% वोट मिल जाता है, तो आप कह देंगे पूरे छत्तीसगढ़ में अमित जोगी जी को 46% वोट मिल गया? देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की तो मैंने बात भी नहीं, तो पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? किनका? उनका वोट ऑफ परसेंट, अगर मान लीजिए कि 5 सीटों में ही अमित जोगी उतार रहे हैं, अगर उनका वोट ऑफ परसेंटेज पहले से डाउन है, जितनी भी जगह में उन्होंने उतारा है, और उसके बाद वोट ऑफ परसेंटेज उनका बढ़ा है, तो वोट ऑफ परसेंटेज उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप छत्तीसगढ़ ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहली बार समझ पा रहा हूं चौहान साहब, मैं आगे आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। ये परमुटेशन में से पहली बार मैं समझ पा रहा हूं कि जितने सीटों पे लड़ोगे वोट परसेंटेज आप उसकी सीटों पे मिले वोटों के आधार पे मिलेगा। मुझे तो अभी तक जो ज्ञान था, गणित का, वो यही था कि वोट ऑफ परसेंटेज आप पार्टी का और स्टेट का ये अलग अलग निकालेंगे।
आपको कितने वोट ऑफ परसेंटेज मिले हैं और आप पार्टी का अलग नहीं निकालेंगे? नहीं, पहले सीट भी वाइज तो निकालेंगे आप कि प्रदेश वाइज क्यों नहीं निकालेंगे? निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? सीट वाइज निकालेंगे वोट आप ऑफ वोट ऑफ परसेंटेज? हैं? सीट आप वोट ऑफ परसेंटेज सीट के आधार पर निकालेंगे कि आप 3 सीटों भाई पे लड़े सीट- थे? अरे महोदय, एक बात बताइए, जी आज आपको जितने भी वोट मिले हैं, जी कल आप 100 सीटों में खड़े होते हैं, वोट ऑफ परसेंटेज पार्टी का अलग होगा कि नहीं होगा? ये आप स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट में अलग आएगा और ये पार्टी में अलग आएगा। एक जगह पार्टी जो जीतती है, एक जगह पार्टी 6-6 लाख वोट से जीतती है, जी। एक जगह पार्टी 10-10 हजार वोट से जीतती है, जी। तो वोट ऑफ परसेंटेज तो उन दोनों का मिला के ही करेंगे ना। अनुरोध मेरा साहब आपसे वही है कि 90 सीटें, मान लीजिए कुल मतदाता श्रीनगर में 1 लाख है, और वोट सबको मिला के सब जगह खड़ा करते हो, जितना मिलता है उसी से काउंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप स्टेट का वोट ऑफ परसेंटेज बोल रहे हैं, पार्टी का नहीं। पार्टी को उस स्टेट में कितने परसेंट वोट मिला, ये टोटल काउंट करके आप आप करेंगे। स्टेट वाइज बोल रहे हैं महोदय, स्टेट वाइज बोल रहे हैं, और मैं पार्टी वाइज जो 12% बढ़ा हुआ है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। 12% इसलिए बढ़ा है आपका कि आप सब जगह कैंडिडेट खड़ा किए हो। पहले आप खुद बता दीजिए 87 में कितने 2014 के चुनाव में कितनी जगह खड़ा किया था? आप मेरे को बताइए कि आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि उनको वोट मिला है कि नहीं मिला। नहीं, वोट भारतीय जनता पार्टी को देखिए, कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वोट तो मिलेगा ही। मतलब आपने या निर्दलीय लोगों ने सभी जगह कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए, तो उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा। साहब, मैं आपसे अब डिस्कशन इस गणित के आधार पर नहीं कर सकता हूं। मुझे जो ज्ञान है 38-39 साल की पत्रकारिता में, वो यही ज्ञान है कि टोटल कैंडिडेट कितना खड़ा किया, वोट कितना मिला, टोटल वोट कितने पड़े, उसके आधार पर वोट परसेंटेज नापा जाता है। ज्ञान होगा आपको ऐसा लग रहा है कि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाते हैं, अगर आदमी कैंडिडेट ज्यादा खड़े कर देता है तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाते हैं जी। आपका ये मानना है? जितने वोट कुल पार्टी को मिलेंगे, अगर आप 2 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वोट कम ही मिलेंगे, ज्यादा खड़ा करेंगे तो ज्यादा मिलेंगे। आपके बोलने का अर्थ जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, यही समझ पाया हूं कि आप अगर ज्यादा कैंडिडेट उतार देंगे। अभी एक बात बताइए, अभी कांग्रेस ने भी तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट उतारे हुए। मैं आपसे सवाल नहीं कर पाऊंगा, अनिल जी ही करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता आपसे बात करेंगे, मैं इसमें नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि राष्ट्रीय पार्टी बनी केजरीवाल जी की, आप पार्टी, तो गुजरात चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे। गुजरात चुनाव में उनके कितने प्रत्याशी जीते ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, क्योंकि सब जगह उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसके अनुसार उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया। इतना मुझे मालूम है। अनिल जी ही आप बात करेंगे, अनिल जी से ही सवाल करें। दीपक जी, ठीक है, मेरा सवाल क्या मैडम के सानी मैडम से। मैडम, जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि 10 साल मैंने बीजेपी को खूब विकास किया, खूब पसीना बहाया जितना हो सकता था, बाकी जो अदर पार्टी थी उनके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम थे, चाहे वो टेरर फंडिंग, इधर उधर से फंडिंग या 2 नंबर के जो भी काम थे सब बंद करा दिए, जो भी नेता थे उनके गलत कामों में वो सब जेल में डलवा दिए, मतलब लगभग पूरा साफ सफाई करके बहुत स्वच्छ माहौल बनाने की तैयारी की थी कि अब विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कुछ नहीं कर रही थी और बैठी हुई थी, कई दिनों तो नजरबंद उनके नेता रहे, वो 44 पे हैं, और जो काम कर रही थी 10 सालों से वहां पे जीतोड़ मेहनत, और वो 27 पे। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत स्थिति थोड़ी डिफरेंट है बाकी मतलब प्रदेशों से। वहाँ पे आप देखिए, जम्मू में लोग थोड़े नाराज थे बीजेपी से, क्योंकि सारा जो फोकस बीजेपी का था वो कश्मीर के तरफ था, और इस वजह से जम्मू को काफी निगलेक्ट किया गया है। और जम्मू के जो लोग हैं इस तरह से, तो बीजेपी को हमेशा कंसोलिडेट होता है जम्मू से, कश्मीर से कभी नहीं मिलता बीजेपी को। तो इस बार जो है, क्योंकि उनका फोकस कश्मीर में जाता था, तो उन्हें जम्मू में भी जो उनका जो कंसोलिडेट होना चाहिए, जो वहां से जो उम्मीद थी उससे कम वोट उनको सीटें मिली हैं। जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसको अगर वो सही निकले तो आगे हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो इसमें अपन नहीं कह सकते, अभी तो सिर्फ रुझान ही है।
तो अगर इसमें कुछ बदलाव नहीं होता और यही रहता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू में जो उम्मीद थी वो वहाँ पे बीजेपी उतना नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं या जम्मू के जो हिंदू वोटर्स हैं, उनको लग रहा था कि सारा फोकस कश्मीर के प्रति हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी जो टूरिज्म जो लाने की कोशिश की है वो भी कश्मीर में हुआ है, जबकि जम्मू में ऐसे कई जगह हैं और कई जगह जो डेवलप करना था वो इग्नोर किया गया वहाँ पे। जी अनिल जी, जिस तरह से अभी अब काफी जब बहस हो रही थी मुस्कुरा भी रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन जिस तरह से आप देखे जम्मू कश्मीर में आपकी भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। 5 पे ही आप तब से टिके हुए हैं जब से अब शुरुआत। पिछली बार 12 सीटों पे थे। हाँ देखिए दीपक जी, जम्मू कश्मीर में जहां तक हमारा अलायंस है और अलायंस के मुताबिक हम लोगों ने वहां चुनाव लड़ा और अच्छा प्रतिशत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिल रहा है। हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और रहा सवाल हरियाणा का, तो उस पर भी मैंने जैसे कि पहले भी बताया, लोग कहते हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे थे तो क्यों नहीं हार गए। अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल के माध्यम से कई वर्षों तक शासन किए। भारत की जनता बहुत सहनशील है, वो ये भी देखती है कि भैया सिंबल भी छीन रहे हैं, एजेंसीज भी लगा रहे हैं, और केएस चौहान साहब जैसे जब व्याख्यात प्रख्यात विद्वान बैठते हैं तो सारा गणित भी बदल देते हैं वो, कि कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। जादूगरी भी भाजपा को आती है। तो देखिए, ये जो इनका कहना चाहिए, इनकी उपलब्धि यही है कि कैसे आंकड़ों से खेलना है, रुपए का अवमूल्यन कर देना है, चंदा वसूली कैसे करना है। एक्चुअली चाहे देखिए अमेरिका का चुनाव हो चाहे इंडिया का, इंडियन डेमोक्रेसी के मूल्यों के लिए जो पुराने समय में हम लोग सोचते थे, सन 2000 के पहले तक जहां हम लोग देखते थे कई बार एक सोशलिस्ट, एक आम आदमी भी आके निर्दलीय चुनाव जीत जाता था। लगातार चुनावों का महंगा होना, लगातार कई हथकंडों का अपनाना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं कि वो सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं, पत्रकारों को, सभी विद्वानों को लोकतंत्र में समीक्षा का विषय है। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आंकड़ों के रुझान के कारण कह रहा हूं। ये बात राहुल जी ने भी कई बार कही, कांग्रेस ने कई बार इस पर चिंता प्रकट की, और सभी दलों को इस दिशा में, और मैं समझता हूं कानून जो एक देश एक चुनाव की बात होती है, उसमें इस बात पर गहन समीक्षा होनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद हो, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रभावित करने के लिए जो कुछ चंद अरबपतियों के लिए नीतियां बनाना, फिर उनके पैसे को फ्लो में लाना, ये सारी गतिविधियां भी रुकनी चाहिए। और देखिए, अभी तक जहां तक रुझान का सवाल है तो रुझान बदलते रहते हैं। हो सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी डाउन में चली जाए, हम अप में चले जाएं। सवाल मैं सिर्फ आपके लोकप्रिय चैनल पर एक ही चीज का उठा रहा हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जो एक दूसरे दल की मर्यादा का पालन होता था, अभी तो निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जाते हैं। आज फिर मैं देख रहा था आपके न्यूज चैनल पे चल रहा था हेडलाइंस, फिर किसी आप नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, शायद चुनावों तक इंतजार रहा हो, फिर छापा मारना। ये देखिए, जो वैमनस्यता की राजनीति हो रही है, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, चाहे हरियाणा चले जाइए, किसी भी प्रदेश में, तो ये बहुत दुखद है। मणिपुर में लगातार हिंसा होती है, उसकी बात नहीं करना चाहते ये। किसी दूसरे तो सर ये भी है, गैर भाजपा सरकार है, वहां लगातार ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुखद तो ये है कि आपकी कुछ घोषणाओं की तारीफ पाकिस्तान भी करता है। जी, आप चाहोगे? दुखद तो इस बात के भी है कि कुछ घोषणाएं आपकी ऐसी भी हैं कि जिनकी तारीफ पाकिस्तान के मंत्री ने भी की है, पाकिस्तान में भी हो रही है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये पाकिस्तान को लेकर एक परसेप्शन बनाना, या अमेरिका ने किसी हमारी पॉलिसी की तारीफ की या सरकार की तारीफ की, मैं नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी भी सेंट्रल में रूलिंग में है, और अमेरिका अगर उसकी कोई पॉलिसी की तारीफ कर देता है तो मैं उसको बुराई नहीं मानता। कौन सा नेता कहां बैठ के तारीफ कर रहा है, अच्छा। उस आधार पर किसी दल पर सवाल उठा देना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने क्यों तारीफ की, भैया तो कांग्रेस की सेटिंग है क्या पाकिस्तान से? ये जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश करती है, बहुत दुखद है। दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा बार बार, ये जो फूट डालो और राज करो है, अभी देखिए यहां केएस चौहान साहब मुस्लिम प्रत्याशियों की बात कर रहे थे। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री, छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भैंस, मुजरा, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मैं आतंकवादियों को कपड़े से पहचान लेता हूं, और जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं साहब ईद और बकरीद पर 2 सिलेंडर आपको फ्री मिलेंगे। तो ये जो कहना चाहिए अवमूल्यन है, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे, मैं समझता हूं देश की आजादी के बाद आज तक इस तरह का अवमूल्यन ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति शायद ही कभी करता हो। खासकर जब लोकसभा के इलेक्शन नहीं चल रहे हैं, राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां जाकर इस तरह वैमनस्य परोसना, वहां जाकर हिंसक बातें करना या नफरती बातें करना,
ये बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए सिर्फ दलों को नहीं, सभी विद्वान पत्रकारों को, और मैं बार बार कहूंगा समाज सेवियों को और पब्लिक को भी सोचना होगा। और इस बात पर अगर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि साहब हम तो जनता है, अगर हम गलत कर रहे होते तो हटा देती, और इस तरह की बातें, तो अंग्रेजों को भी हटाने में समय लगा था और देश की जनता जानती भी थी। कई भगत सिंह और कई लोकमान्य तिलक, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार में हटा दिया, गांधी नेहरू को जेल जाना पड़ा। तो होता है, थोड़ा सा समय लगता है, और उस समय के बाद एक स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण जरूर होगा। हमारा दल, हमारी पार्टी अपने मूल्यों के साथ चुनाव में उतरेगी। हम इस तरह के हथकंडे नहीं अपना सकते। वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी का कुछ सवाल है। जी मैम। अनिल जी, आपको ध्यान होगा उमर अब्दुल्ला जी ने भी अभी कुछ दिन पहले, रिजल्ट आने के पहले बोला था कि जो हमने जिस तरह से उम्मीद की थी कांग्रेस का कि जम्मू में वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो नहीं कर रही है और उसकी नाराजगी भी दिखाई थी, और वो रिजल्ट में भी दिख रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट आ रहे हैं, तो जम्मू में जो नाराजगी थी बीजेपी की तरफ, वो भी आप एनकैश नहीं कर पाए, ये इस तरह के रुझान से दिख रहा है। तो इसके आप क्या कहेंगे इसके लिए कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना बुरा कैसे? सिर्फ 5 सीट आ रही है कांग्रेस की वहां पे जम्मू कश्मीर से। देखिए, पूरे रुझान ही नहीं, जब परिणाम आ जाएंगे तो ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। नहीं, एनसी का आप देखिए ना, एनसी का पूरा सीट आपको जम्मू का सीट कांग्रेस को दिया था, और वो एनसी वहां पे लड़ रही थी। अगर जम्मू में परफॉर्मेंस अच्छा होता तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। जो बीजेपी को आज जो दिख रहा है, जो संख्या, वो तो सिर्फ जम्मू की वजह से दिख रहा है, जहां कांग्रेस को परफॉर्म करना था। तो उमर अब्दुल्ला जी ने ये चीज कहा भी था, पॉइंट आउट किया था कि हम लोग काफी नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस वहां पे कुछ भी नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक सवाल ही है। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, ये गंभीर चिंतन का विषय है, और गंभीर जब इसमें समीक्षा होगी तो बातें आएंगी कि क्यों वहां हमने सीटें ली, किस तरह हार हुई, जीत हुई। अगर मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल पर बैठकर 1 मिनट में इतनी बड़ी समीक्षा कर देता, एक स्टेट में हम किस सीट पर जीते, किस सीट पर हारे, तो बहुत अलग विषय होगा। एक बृहत स्तर पर जो समीक्षा है, बृहत स्तर पर जो बात है, वो मैंने रख दी। और रहा सवाल किसी क्षेत्र विशेष में जो परफॉर्मेंस है, या किसी नेता विशेष ने जो सवाल उठाए, उसको लेकर तो पार्टी अपने स्तर पर समीक्षा करेगी। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा, के.एस. चौहान साहब कह रहे थे कि परसेप्शन बिगड़ गया, हमारी सरकार आ रही है, तो नहीं तो इनकी सरकार बन जाती तो परसेप्शन सही होता। तो देखिए, ये परसेप्शन हमारा नहीं था। ये पूरा जो भी सर्वे करते हैं, जितने सम्मानीय मीडिया समूह हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, ये उनका सर्वे था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता इस बात को कई बार कह चुके थे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे आप आज हरियाणा की बात कर लें। तो ये परसेप्शन मीडिया समूहों, विद्वान, लेखकों, विचारकों, सबका था, और उस परसेप्शन के खिलाफ रिजल्ट आ रहा है। मैंने ये बात कही थी, उसको के.एस. चौहान साहब बोलने लगे, नहीं साहब, कांग्रेस की सरकार बनती तो परसेप्शन सही था। परसेप्शन कांग्रेस के हिसाब से डिसाइड नहीं होता। परसेप्शन जो कई विश्लेषक और कई लोग बैठते हैं, और जो हम लोग भी टीवी चैनलों पे देखते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, और उस परसेप्शन के खिलाफ ये रिजल्ट आ रहा है। और ये छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की चीजें हुई। 99% जो विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। तो किन कारणों से हुआ, उसकी कांग्रेस समीक्षा करेगी, पर विश्लेषकों को भी इसकी समीक्षा करनी होगी कि आखिर क्या हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लोकतंत्र के मूल्य हैं, वो किन चीजों से अब अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने अमेरिका में भी देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर आए थे, तो कई विश्लेषकों ने वहां तक कहा कि क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी अब प्रभावित हो रही है, रशिया प्रभावित कर रहा है, या दूसरे लोग कर रहे हैं, या उद्योगपति प्रभावित कर रहे हैं। तो इस पर समीक्षा होना कोई बुरा चिंतन नहीं है, ये एक स्वस्थ चिंतन है, और इस पर चिंतन होना चाहिए। इस पर डिबेट्स भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए कि आखिर विश्लेषकों का ये परसेप्शन क्यों बिगड़ता है। तो इस पर बात करने से अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जवाब देती है, तो मैं समझता हूं कि ये सही जवाब नहीं है, संवेदनशील जवाब नहीं है। और अपनी बातों पर अड़कर सिर्फ अपनी बातों को सिद्ध करना, अपने हिसाब से आंकड़े सिद्ध कर देना, मानकों को धता बता देना, ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। और उसका एक बड़ा उदाहरण अभी स्वराज एक्सप्रेस के विद्वान दर्शकों ने भी देखा है। तो देखिए, ये चीजें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और के.एस. चौहान साहब जैसे विद्वान लोग ही कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। अनिल जी, एक सवाल मेरा है आपसे। के.एस. चौहान साहब को तो मैं इस बात की बधाई कि भाई तीसरी बार हैट्रिक उन्होंने हरियाणा में लगाई है, और विपरीत परिस्थितियों में लगाई है। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का होना चाहिए, उसके बाद के.एस. चौहान साहब आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अनिल जी, सवाल आपसे यहाँ है, हमारे एक हरियाणा से ही बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक वैद्य जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सुनामी है, उसके बाद आंधी आ गई। आंधी आने के बाद फिर ऐसा लगा कि अब मतलब कांग्रेस आगे है, लेकिन नेक टू नेक
की स्थिति में आ रही है। तो क्या यह माना जाए कि चुनाव प्रबंधन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का है वो कांग्रेस का नहीं रह पाया, आप लोग अति उत्साह में चले गए। दूसरा, जो हमारे पास जो आंकड़े एक तरह से मैंने निकाला है उसमें जो लगभग 50 से 55 सीटें ऐसी है, लगभग 45 से 50 सीटें जो शहरी क्षेत्र में आती हैं, गुड़गांव मान लीजिए, अन्य उन शहरी क्षेत्रों में से 60 से 65-70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लगभग 35 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आप 16 या 17 सीटों में, तो शहरी मतदाताओं पे आप अपना प्रभाव नहीं डाल पाए। एक दूसरा, शुरू में ऐसा लग रहा था कि दलित मतदाता, एससी जो मतदाता है वो ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में है, वो भी बराबर बराबर के उसमें आ गया। तो इसमें राम रहीम का फैक्टर दलित मतदाताओं के बीच में कितना देखते हैं, और शहरी मतदाताओं में के बीच आप क्यों नहीं अपने पैठ बना पा रहे हैं? देखिए त्रिपाठी साहब, आपका सवाल बहुत संजीदा सवाल है, और ये जो आपने अभी एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये निकाला था, कैलकुलेशन बताया आपने, सुनामी फिर आंधी, ये सेम परसेप्शन छत्तीसगढ़ में भी था। छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय ये बात आई कि कांग्रेस की आंधी है, अभी 15 साल नहीं डिगेगी, कांग्रेस की सुनामी है। फिर आखिरी में अमित शाह जी आए, उनके वॉलंटियर्स की टीम आई, और जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, अमित शाह जी का वीडियो वायरल हुआ। मैं जानता हूं ये खबर झूठी है, लेकिन चलाओ, क्योंकि इससे हमको पॉलिटिकल फायदा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी वो कहानी हुई, अभी हरियाणा में भी हुई वो कहानी, छत्तीसगढ़ में भी सेम परसेप्शन था। कई विद्वान पत्रकार एक नहीं जिन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस को 5 साल तो एटलीस्ट डिगाना यहां संभव नहीं है। किसानों पर केंद्रित राजनीति थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और छत्तीसगढ़ काफी बेहतर परफॉर्म किया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। 5 बड़े प्रदर्शन अभी भी केएस चौहान साहब यहां बैठे हैं, मैं पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो आखिर चुनाव किस कारण प्रभावित हुआ और क्या चीजें थी? जो विषय मैं ला रहा था वही विषय है कि हरियाणा में भी इसी तरह की स्थिति है कि अंतिम में कौन सा धन बल प्रयोग होता है, कौन सा प्रबंधन होता है, किस तरह से मतदाताओं पर इफेक्ट डाला जा रहा है। ये जो विषय है बहुत गहन चिंतन का विषय है ये, क्योंकि एक स्टेट में नहीं कई स्टेट्स में हो रहा है कि जब ऐन चुनाव आते हैं 3-4 महीनों में पूरे डेमोक्रेसी को प्रभावित करने का कौन सा खेल चलता है, किस तरह की चीजें हैं। इस पर सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, सभी विश्लेषकों को भी ये इस बात को समझना होगा। जैसे कि आपने भी एक विश्लेषक, एक विद्वान पत्रकार की ही बात बताई। तो देखिए ये गंभीर समीक्षा का विषय है। दूसरी बात देखिए कि जो कुछ लोग जो एक बड़े समूह को प्रभावित करते हैं मतदाताओं के, चाहे राम रहीम हो, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको किन प्रकरणों में उनको फंसाकर या किस तरह से उनको प्रलोभन देकर या गुमराह करके जो खेल खेलती है, ये सारे पूरे देश में विदित है। सारे लोगों ने देखा है कि जिनके पास थोड़ा भी लगता है कि बल्क में वोट है, उनको प्रभावित करना है, उनको किसी तरह करना है, धर्मांधता कैसे फैलानी है, क्या शहरी एरिया में किस तरह से काम करना है। तो ये देखिए जो द्वेषपूर्ण राजनीति होती है, दूषित राजनीति होती है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते और उससे निपटने में भी सक्षम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, जैसा अभी तक रुझान दिख रहे हैं। तो देखिए ये गहन चिंतन का विषय है कि गांधी ने जो सच का रास्ता बताया है झूठ को परास्त करने के लिए, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि ये गंभीर से गंभीर जो द्वेष और जिस तरह से झूठ की राजनीति, कपट की राजनीति करें, उसको कैसे हम हरा दें सच के माध्यम से। ये कांग्रेस को निश्चित रूप से समीक्षा करनी चाहिए और सभी विश्लेषकों को भी समीक्षा करनी चाहिए कि कैसे लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाया जाए। जो परंपराएं मोदी जी के युग के पहले थी, और वो परंपराएं चाहे अटल जी की ही सरकार रही हो या दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हो, वो परंपराएं भी किस तरह अस्त हुई। और इसकी इंतहा आप देखिए कि जेपी नड्डा जी ने, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद कहा कि अटल जी को आरएसएस की आवश्यकता रही होगी, मोदी जी को आरएसएस की भी आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अटल जी की भी आलोचना कर दी, वो कमजोर लीडर हैं और नरेंद्र मोदी जी उनसे बड़े लीडर हैं। कभी कोई उनको राम का अवतार बता देता है, कभी उनको वो खुद कह देते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक हैं, और खुशामद की राजनीति या कैसे डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जाए, ये सब है। इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। बहुत सूक्ष्म इसका उत्तर नहीं हो सकता, या मैं शायद समेट ना पाऊं, गागर में सागर ना भर पाऊं। तो ये बहुत चिंतन का विषय है और इसको सभी को चिंतन करना चाहिए। जी केशवानी मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी, आपने कहा समीक्षा होनी चाहिए। पिछले बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार गई, क्या इसके बाद कोई समीक्षा नहीं हुई क्या कांग्रेस में? हरियाणा में जिस तरह से इनफाइटिंग हो रहा था, शैलजा जी वहां नाराज थी, हुड्डा जी अपना कर रहे थे, तो आप लोग जब इतना बड़ा फाइट करना, आप खुद कह रहे हैं कि साम दाम दंड वे सब इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग यूनाइट नहीं होंगे तो किस तरह से फाइट करेंगे इस चीज को? और आपकी समीक्षा क्यों नहीं कारगर हो पाती है? ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं देती है। वो चाहे एक दल हो या परिवार हो, सबको समीक्षा अनवरत करनी चाहिए
और उस समीक्षा को लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। हो सकता है कि तब तक हम कुछ उनके हथकंडे पकड़ पाएं, उसके आगे पकड़ पाएं। मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजों के हथकंडे पकड़ने में बहुत समय लग गया था। उस समय के विद्वान पत्रकारों को और लेखकों को मैं पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान की जनता क्यों नहीं जाग रही है, अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, हमारे संसाधन फॉरेन ले जा रहे हैं, लेकिन समय लगा ना। तो देखिए वो समय लगता है कई बार इस तरह की चीजों में, और कांग्रेस अनवरत समीक्षा कर रही है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार के बाद कंट्रोल कर या हरियाणा में जो भी हार जीत होगी नहीं होगी। जी सायली जी कह रही कि जो आपके बीच के अंतर कला है उसको क्यों नहीं आप दूर कर पा रहे। आपने कहा गांधी जी ने सत्य का रास्ता दिखाया है। अरे ठीक है, गांधी जी ने भी कहा सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता कभी। तो आप अभी 10 साल हो गए, 10 साल में भी सत्य आप जनता के बीच में नहीं दिखाए। हमारे के.एस. चौहान साहब प्रसन्न हो रहे हैं कि पिछली बार 40 सीटें लेकर के 5 साल निकाल दिया, इस बार तो 49 सीटें लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल वन साइडेड वो सरकार निकालेंगे हरियाणा की। देखिए कई प्रदेशों में तो 5 सीट पाकर भी सरकार में चले गए, पूरे का पूरा दल खरीद लिया इन्होंने। तो सर्वाधिक विधायकों और सांसदों की मंडी अभी भारतीय जनता पार्टी की ही मोदी सरकार में लगी। हम लोग देखे हैं कि किस तरह से अवमूल्यन हुआ। मैं राज्यों के नाम नहीं लूंगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोग विद्वान पत्रकार बैठे हैं, ये चीजें हम लोगों ने सबने देखी हैं। रहा सवाल कि देखिए जो आपसी प्रतिस्पर्धा है, अगर वो गुटबाजी का रूप ले लेती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गुटबाजी या जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से पत्रकारों की समीक्षा का भी, आप विद्वान लोगों की समीक्षा का भी कांग्रेस मनन करेगी, चिंतन करेगी कि क्या हमारी जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, एक डेमोक्रेसी है पार्टी में, उसका कुछ नेता अगर गलत फायदा उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उस पर समीक्षा करेगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को ही लॉक कर दिया जाए, किसी को कुछ अभिव्यक्ति की आजादी ना हो, दल में भी लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा गलत हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि वो जो संतुलन है उस पर हाईकमान निश्चित रूप से समीक्षा करेगा। और जो 10 सालों का समय आप बता रहे हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि अंग्रेजों को 90 साल लग गए, और कम से कम कांग्रेस 1885 में बनी और 1947 तक का समय तो लगा। धीरे धीरे पार्टी बदली, धीरे धीरे हमारी रणनीति बदली, और धीरे धीरे अंग्रेजों को कांग्रेस ने ही खदेड़ा। और दोनों का इतिहास भी पैरेलल है, आजादी का और कांग्रेस का। तो देखिए समय लगता है, हिंदुस्तान की जनता है, बहुत सहनशील है, और कई बार देर से रिएक्ट करती है या चीजों को देर से समीक्षा करती है। अभी फिलहाल कोई आस ये ना लगाई जाए कि कांग्रेस हर जगह आ जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा। बार बार आप अंग्रेजों को उदाहरण दे रहे हैं, तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि आप ये कहते हैं भी ज्यादा उम्मीद है हमसे मत लगाओ। ठीक है, मैं चौहान जी के पास जा रहा हूं। चौहान जी बात रखिए, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी, अभी मैं अनिल सिंह जी की बात सुन रहा था। हमारे को यह समझ में नहीं आता है कि जिस देश की जनता लगभग 79% पढ़ी लिखी है, साक्षर है, और जागरूकता दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। इससे मेरे दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी बहुत ज्यादा सहमत होंगे कि जागरूकता पहले से दिन ब दिन बढ़ रही है। और जैसे ही जागरूकता बढ़ती जाएगी, और फिर मैंने पहले भी बोला है कि जनता किसी पार्टी की तरफ नहीं रहती। जनता सिर्फ और सिर्फ अपने देखती है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारे लिए क्या सही है, हम उसके लिए वोट दे के आए। हमारे लिए बेहतर विकल्प क्या है, हम उसके पर वोट दे के आए। अभी अनिल सिंह चौहान जी बोल रहे थे कि अंग्रेजों की बात कर रहे थे, और मैं अनिल सिंह चौहान जी को ये भी बता देना चाहता हूं कि लगभग 40 साल हो गए अनिल सिंह जी, लगभग 40 साल हो गए, आप लोगों ने ना 200 का आंकड़ा पार नहीं किया। 200 का पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए आप, केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। लगभग तो आपको बने 40 ही साल हुए। दूसरी बात, अभी आपको बने अभी 40 साल हो गए, हमको मत बताइए साहब। और अमेरिका जब डेमोक्रेसी की समीक्षा कर रहा है, हमसे ज्यादा समय कम है। चौहान जी समय कम है, महज 1 मिनट का वक्त है जी, बात रखिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा के आंकड़े आप देखेंगे तो इनके 200 के आसपास के आंकड़े हैं, और 240 हमारे सिर्फ 2024 के, और बाकी के आंकड़े तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आज है कहां? आज 5 सीटों में वहां पर है, और हरियाणा में जो है वो भी आप देख लीजिए कहां पर है। आप क्या बात के बारे में कुछ बताएंगे? अभी आप बोल रहे थे कि खट्टर और शैलजा जी की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तो वो ये है कि अपने लिए वो खुद क्या बोलते, पार्टी को और देश प्रदेश को अपने लिए खुद के लिए जीते थे, अपनी भारतीय जनता पार्टी।
पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद खुद जनप्रतिनिधि के बारे में सोचती है। तो ये मेन फर्क है। ठीक है चौहान जी। और हमारे लिए राजनीति ठीक है, राजनीति उसको पाने का एक टूल है हमारे लिए, और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए चौहान जी आपका, अनिल जी आपका, केशसानी मैडम आपका, सर आपका भी इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार हम जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार काउंटिंग चल रही है, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं, पल पल की एक अपडेट आपको दे रहे हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।